हेलो। हेलो, 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 हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। पहले बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ इसके पहले वाले सेशन को आप बढ़िया से रिवाइज करके आए होंगे। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे और कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ रहे थे। एक बार उसका हल्का सा रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने ये सीखा था कि किस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वों को हम ढूँढ सकते हैं। फिर हमने तत्वों का एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ पे कैसे ढूँढ सकते हैं इसकी अपन लोगों ने प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने शक्ति वक्रमन, फैको-निकुंजन और कौन-कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अंदर जो है एक्सेप्शन है उनको डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि हमारी 4D श्रेणी कौन-सी होती है, 5D श्रेणी कौन-सी होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख-लिख करके प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। एक बात छोटी-सी और है, आप जब एनसीईआरटी को ओपन करके देखेंगे, आपको एक छोटा-सा पॉइंट ऐड कर लें, एनसीईआरटी के अंदर आपको ये भी एज़ अ एक्सेप्शन दिखाई देगा, अपवाद दिखाई देगा। एनसीईआरटी में आपको इसका विन्यास 4D6 5S0 मिलेगा। तो यस, इट इज़ राइट, यही है ना? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। थैंक यू। यही है मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस इज़ द राइट थिंग और आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। बढ़िया। ओके, सो रेडी? आगे बढ़ें? हाँ। बेटा शेड्यूल में आज फिजिक्स का लेक्चर था बट मैंने अभी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो केमिस्ट्री शो कर गया, मतलब मेरे यहाँ पे पहले से वो शेड्यूल थी क्लास, तो कोई बात नहीं, वो अपन शफल कर लेते हैं शेड्यूल आज। आज और कल के शेड्यूल को शफल कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ही सब्जेक्ट मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। अरे बस 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 बस, शांत हो जाइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पढ़ लो। एक मिनट।
एक मिनट बेटा। हाँ जी, चलिए। तो ये पढ़ लो आज, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप एक बात देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि इसमें ये एक छोटा-सा एक्स्ट्रा एक्सेप्शन काइंड ऑफ पॉइंट था, वो मैंने ऐड करवा दिया, है ना? तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ला हफ्ता वर्नारे ओए, इधर पिटाई और होगी। ये आपके पास में एक श्रेणी थी, इस श्रेणी का अपन ने अध्ययन किया था, कोई दिक्कत नहीं है। रदरफोर्ड डुबा सागर में इसमें अध्ययन किया था, इसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने आपको कुछ एक स्पेशल पॉइंट समझाया था जो बहुत जरूरी था। वो स्पेशल पॉइंट ये था कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। संक्रमण तत्व का मतलब होता है बेटा ऐसे तत्व, ध्यान से सुनना, संक्रमण तत्व का मतलब होता है ऐसे तत्व जो परमाणु अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपने परमाणु अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपना डी खाली रखते हो। मतलब जिनका डी कक्षक में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, अगर आप उनकी परमाणु अवस्था में चेक करें या उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में चेक करें, तो यहां जब हम कॉपर को चेक करते हैं तो कॉपर में वैसे तो 3D10 है, पर जब कॉपर का +2 में चेक करते हैं तो 3D9 हो जाता है। तो कॉपर जो है वो आपका एक तत्व कहलाता है, उसको संक्रमण तत्व बोलते हैं। बट अगर जिंक को चेक करें तो जिंक वैसे भी फुल है और N-1D में भी फुल है, तो दोनों ही केस में फुल होने के कारण ये एक संक्रमण तत्व आपका नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया। आकार के बारे में हमने बात किया, आकार का याद है आपको? चलिए, आकार का आपको ध्यान रहेगा, आकार का ध्यान रहता है, देखते हैं, चेक करते हैं। आकार के बारे में अगर सोचें तो हमने आपको बताया था कि दो फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। एक काम करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक काम करता है परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश ये बोलता है बेटा कि जैसे उसका होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। जो आपका नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे शक्ति लगाता है उसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अंदर के इलेक्ट्रॉन जो बचाते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। आपका स्टार्टिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवेश करते हैं कि स्टार्टिंग में जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो ज्यादा होता है परिरक्षण प्रभाव से। तो स्टार्टिंग में प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा होता है, जिसके कारण बाह्यतम कोश को खींच करके आकार स्टार्टिंग में घटता है। बीच में आपका आकार बराबर हो जाता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर हो जाते हैं। दोनों के बराबर होने से आपका आकार लगभग समान हो जाता है। लास्ट में क्योंकि डी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो लास्ट में ऐसा देखा गया है कि परिरक्षण प्रभाव जो है वो आपका कम हो जाता, सॉरी बढ़ जाता है जैसे, और आकार में वृद्धि जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स आपको बढ़िया से याद भी होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्पेशल चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। सिमिलरली, या जर्रे नवाब मोहे तो रूह रही पड़ी आग में कूद, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग के अंदर जेफ जो है वो ज्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट से, तो आपका आकार जो है वो घटता है। स्टार्टिंग में वही है, बीच में आकार आपका आकार बराबर रहता है और बाद में आपका आकार जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। ये ट्रेंड भी लगभग लगभग वैसा ही है। अब थोड़ा स्पेशल ट्रेंड जो है उसको डिस्कस करते हैं। चलो, अब थोड़ा कुछ लॉजिकल समझने का है, उसको देखते हैं। यहां पर 5s1 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 5s1 कर लेना, ठीक है। चलो बेटा, अब पीरियोडिक टेबल से कुछ सीखना है अपन को। अब यहाँ से जो सिखाऊंगा उस पर अच्छे से फोकस करना। बहुत छांट छांट के आपके लिए कंसेप्ट लाए जा रहे हैं और इनमें से किसी भी कंसेप्ट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, सब आपको पढ़ के जाना है।
देखो ध्यान से सुनना। एक सामान्य ट्रेंड होता है सामान्यतः क्या देखा जाता है कि जब अपन टॉप टू बॉटम आते हैं ना, टॉप टू बॉटम समझते हो? हाँ सर, ऊपर से नीचे, बिल्कुल सही। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो ऊपर से नीचे आने पर कोश बढ़ते हैं। कोश के बढ़ने से आकार बढ़ता है, ऐसा आप बोल सकते हो। दूसरा, कोश बढ़ता है तो जैफ जो है वो क्या हो जाता है, कम भी होता है। जब ऐसे कोश बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो जैफ जो है वो आपका कम होता है। ठीक है, ये सामान्य ट्रेंड है। अब इधर ऑब्जर्व करना, स्कैंडियम में, यूट्रियम में और लेंथेनम में, स्कैंडियम आपका ऊपर है, यूट्रियम आपका नीचे है और लेंथेनम आपका उसके नीचे है। तो SCY LA, SCY और LA, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि सर इसमें भी जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो एक कमाल की चीज होगी, वही सेम फंडा जो बेसिक होना चाहिए सर वही तो होगा। तो टॉप टू बॉटम आऊंगा तो सर साइज बढ़ेगा, मतलब सर स्कैंडियम से बड़ा साइज होना चाहिए यूट्रियम का और यूट्रियम से बड़ा साइज होना चाहिए लेंथेनम का। लॉजिकल है, ट्रेंड के हिसाब से तो ऐसा ही है। ठीक है, मतलब जेफ कम हो रहा है। ठीक है, परंतु इसके ठीक आगे वाले वर्ग में टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, इसमें ऐसा नहीं देखा जाता। इसमें पंगा दूसरे प्रकार का हो जाता है। ठीक इसके बाद में ऐसा नहीं देखा जाता, इसमें जो पंगा है वो दूसरे प्रकार का है। उस पंगे को समझने की कोशिश करते हैं। जर्कोनियम, हाफनियम, इसको तो छोड़ो, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम में चेक करते हैं। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम में चेक करते हैं। तो जब मैं टाइटेनियम से जर्कोनियम पे आऊं, जर्कोनियम से हाफनियम पे आऊं तो सेम होना चाहिए, इससे बड़ा आकार इसका और इससे बड़ा आकार इसका, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में यहां से यहां तक तो आकार बढ़ता है, मतलब इससे बड़ा आकार इसका होता है, परंतु हाफनियम और जर्कोनियम का आकार लगभग बराबर हो जाता है। वैसे तो सर कायदे से जर्कोनियम से हाफनियम तक जाने पे आकार बढ़ना चाहिए था, और आकार बढ़ा है तो सही है, परंतु कोई ऐसी शक्ति है जिसने आकार को कम कर दिया। इसका आकार इतना था, इसका आकार इतना था बड़ा, इससे बड़ा, इसका आकार ऐसा होना चाहिए था, पर किसी ने इसके आकार को कम करके इसको लगभग जर्कोनियम के बराबर ही कर दिया। तो हम समझने की कोशिश करते हैं वो शक्ति कौन सी है। चलो बेटा आ जाओ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बन रहा है। सर हाफनियम की जब बात करेंगे तो हाफनियम से पहले 14 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे आपको दिख नहीं रहे, पर अब तो आप शायद समझते हो ना, कल की क्लास आप ले चुके हो, फर्स्ट सेशन आप ले चुके हो। 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये 14 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? ये वाले सारे 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 14 प्रोटॉन बढ़ गए। अगर 14 परमाणु क्रमांक बढ़े हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, 14 प्रोटॉन बढ़े हैं। सही है सर, मतलब और 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए? ऑब्वियस ही बात है सर, एफ ब्लॉक के अंदर गए, क्योंकि ये सारे किसके सदस्य हैं? एफ ब्लॉक के सदस्य हैं। तो अब बात को समझना, जब अपन जर्कोनियम से हाफनियम तक जाते हैं तो बीच में 14 तत्व ऐड होते हैं। 14 तत्व ऐड होते हैं मतलब 14 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? एफ में जाते हैं। और एफ का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? सबसे दुबला होता है, सबसे कमजोर होता है। तो एफ का परिरक्षण प्रभाव सबसे घटिया है, सबसे कमजोर है। तो हमने इलेक्ट्रॉनों को जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हारा काम है नाभिक से बाह्यतम कोश की रक्षा करना, और इलेक्ट्रॉन कहां गए? इलेक्ट्रॉन तो एफ में गए। अब एफ का परिरक्षण प्रभाव जो है वो सबसे घटिया होता है। तो एफ का परिरक्षण प्रभाव अगर सबसे घटिया है
तो ये बात मान के चलें कि वो नाभिक से बाह्यतम कोश की रक्षा नहीं कर पाएगा। अब सोचो ना, इधर 14 प्रोटॉन बढ़ गए, इधर 14 इलेक्ट्रॉन पड़ गए, पर 14 इलेक्ट्रॉन गए एफ में, तो प्रोटॉन हो गया पावरफुल, उसने बाह्यतम कोश को खींच के आकार को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो लेंथनम सीरीज के कारण आकार का संकुचन हो गया, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये इस क्लास का टॉपिक है ही नहीं, ये कक्षा 11th में 3rd चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है। जो बच्चे मोमेंटम बैच के बच्चे रहे होंगे उनको मैंने लेंथेनाइड संकुचन पढ़ाया था, जब हम यहाँ पे इनके आकार को कंपेयर करते थे। याद करो, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ऐसे ही बेसिक अपन कंपेयर करते थे, तो यहां से यहां तक आकार बढ़ता है, यहां से यहां तक भी आकार बढ़ता है, पर इन दोनों का आकार लगभग सेम होता है। वही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक आ गया। तो ये कक्षा 11th की चीजें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी दुख देती रहती है। अब आपको ये वाली स्लाइड पूरी समझ में आ जाएगी कि स्कैंडियम, इट्रियम और अपन लेंथनम की बात करें तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोश बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है। पर अपन जब यहाँ बात करते हैं तो आकार लगभग समान रहता है, जिसका रीजन क्या है, जिसका रीजन है कि एफ का परिरक्षण प्रभाव घटिया है, और एफ का परिरक्षण प्रभाव घटिया होने के कारण जेफ बढ़ जाता है, आकार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। एक छोटी सी बात और ऐसे ही मजे मजे में कर लेता हूँ, घनत्व के बारे में बात करते हैं। यहां तक देख लो पहले, है ना, यहां तक एक बार चेक कर लो। यहां तक की कहानी एक बार चेक कर लो, फिर घनत्व की बात करेंगे। फिर घनत्व की बात करेंगे। यार इसका मतलब तो सर इसको सामान्य फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो ना आप कि ये 3D श्रेणी है। चलो अपन देखते हैं ना, इधर देखते हैं। पॉइंट्स अपने हिसाब से लिख लिया करो, मैं बहुत ज्यादा बातें बताता हूँ एग्जाम में, एग्जाम के हिसाब से। 3D श्रेणी से बड़ा आकार होगा 4D श्रेणी का, और 4D और 5D श्रेणी का आकार लगभग बराबर हो जाएगा। क्या ये सही नहीं है? ये तो हो रहा है, ये बात लिखी है कि 3D से, जो समझा रहा हूं वो लिखता हूं मैं, सॉरी, बड़ा, क्योंकि जेफ कम बड़ा, सॉरी, जो समझाता हूं वो लिखता हूं मैं ये चीज। 3D से बड़ा आकार 4D का, 4D और 5D का आकार लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आते हैं आयनन ऊर्जा के क्रम में। ठीक है, आयनन ऊर्जा के क्रम में आते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है वो समझते हैं। आपके पास परमाणु है, आपके पास परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, है ना, फिर अपन लैंग्वेज देख लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसी से पढ़ा करो बेटा, है ना। और डाउनलोडेबल पीडीएफ देते हैं, आप डाउनलोड करके आराम से रख सकते हो अपने टैबलेट में, लैपटॉप में, कहीं भी। ग्रंथशाला है तो सब कुछ ग्रंथशाला में आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये परमाणु है, तो इस परमाणु के पास एक कोश है, दूसरा कोश है, तीसरा कोश है। तो सबसे बाह्यतम कोश जो होता है ना, ये वाला, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। हमें ये ऊर्जा क्यों देनी पड़ती है? हमें ये ऊर्जा इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि नाभिक ने आपके इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। तो क्योंकि नाभिक ने आपके इलेक्ट्रॉन को जेफ से पकड़ रखा है, इसलिए हमको उसको बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। तो सर फिर तो इसका लॉजिक ऐसा हो गया ना कि जितना ज्यादा आयनन, जितना ज्यादा जेफ होगा उतनी ज्यादा आयनन ऊर्जा होगी। वेरी गुड बेटा, सही पकड़े हो। जितना ज्यादा जेफ होगा बेटा, सही कह रहे हो, उतनी ही ज्यादा आयनन ऊर्जा होगी। बस यही लॉजिक है। चलो पढ़ते हैं, देखिए क्या बात लिखी हुई है। गैसीय विलगित परमाणु, मतलब जो परमाणु बिल्कुल गैसीय है, सबसे अलग है, उस गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है उसे अपन आपका आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आयनन ऊर्जा को शॉर्ट में आईई भी कहते हैं या आईपी भी कहते हैं। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। ये एक ही चीज है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, ओके। और बेटा रफ्तार को पढ़ने का एक अलग तरीका है, रफ्तार को पढ़ाने का मेरा एक अपना तरीका है। तो आपको जिस तरीके से जैसे पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। ये चैप्टर 10 दिन नहीं चलाना है, इस चैप्टर को हमें 4 या 5 लेक्चर्स में, 3 सेशंस में इसको खत्म करना है ना। हम, और ये चीज मेरे हाथ से लिखी हुई है, तो ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है शांति से पढ़ो, सब समझ में आएगा।
और ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये चैप्टर ऐसा है, नहीं, आपने 11th क्लास में 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं परमाणु आवेश क्या होता है, जैफ क्या होता है, ये सब आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे कुछ बच्चे आप पूछ रहे होंगे, सर जैफ क्या चीज होती है विलगित का मतलब क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक चीजों में कमजोर हो आप, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हालांकि मैं हेल्प करता रहूंगा। विलगित का मतलब क्या होता है, सबसे अलग, तो सबसे अलग कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा चाहिए उसको अपन बोलते हैं आपकी विलगित परमाणु की ऊर्जा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आयनन जो डी खंड के तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी आयनन ऊर्जा एक निश्चित ट्रेंड में बदल रही है, नहीं, कुछ कुछ के अंदर बड़े अजीब अजीब से एक्सेप्शंस देखे जाते हैं, तो आपको एग्जाम में ऐसा कुछ पूछने वाले नहीं है, बस आपको एक बेसिक बात याद रखनी है कि आयनन ऊर्जा 3D की ज्यादा होती है 4D के 4D से, और 4D से बहुत ज्यादा होती है 5D की। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे आपको पता होगा 3D श्रेणी का जैफ जो है वो काफी ज्यादा होता है, किससे, 4D श्रेणी से, क्योंकि 3D श्रेणी ये रही, 4D उसके नीचे, 5D उसके नीचे। तो जब हम कंपेयर करते हैं, आराम से देखना, तो जब आप 3D से 4D पे जाते हो तो आकार बढ़ता है, आकार के बढ़ने से क्या होता है सर, जैफ घटता है, और जैफ अगर कम हो जाएगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। हाँ सर, कम से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो आपका आईपी का जो मान है वो भी घटेगा। तो ये बात तय हो गई कि 3D से कम आईपी होगा किसका, 3D से कम आईपी होगा किसका, 4D का। ये बात बिल्कुल जम जाती है, सही बात है, ये आईपी का क्रम होगा, जैफ कम हो रहा है तो आईपी भी कम होगा, इसका आईपी ज्यादा होगा, इसका आईपी कम होगा, ठीक बात है। अब आते हैं अपन 5D श्रेणी के ऊपर। 5D श्रेणी पे आते ही एकदम से पता है ना क्या होता है बीच में, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है सर, लेंथेनाइड संकुचन के कारण जेफ का मान तेजी से बढ़ता है, क्योंकि 14 के 14 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए सर, 14 के 14 इलेक्ट्रॉन तो चले गए एफ में, और एफ में जाने के कारण उनकी कुछ वैल्यू बची नहीं, और उनकी कुछ वैल्यू बची नहीं तो क्या हुआ, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचा बुरी तरह से, आकार को छोटा कर दिया गया। मतलब जो आकार, इसका आकार अगर ऐसा था तो इसका आकार ऐसा था, इसका आकार ये होना चाहिए था, जेफ ने खींच करके उसके आकार को लगभग इसके आकार के बराबर ले आया। तो कहने का मतलब यह है कि जेफ के एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण आईपी जो है वो भी 5D श्रेणी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखो आप। तो इस प्रकार का ट्रेंड जो है वो आपको देखने को मिलता है। थोड़ा भी मेरी क्लास में अगर मन लगा करके पढ़ोगे तो आप बढ़िया से मेहनत कर सकते हो, सीख सकते हो सब कुछ। बढ़िया बेटा, चलो आगे बात करते हैं और देखते हैं। अब आता है घनत्व। ये मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, रफ, ये रफ मान लो आप, मैं यहाँ रफ में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन है, आगे थ्योरी में लिखा है अच्छे सब कुछ। अब आते हैं आयतन के ऊपर। आयतन क्या होता है सर, आयतन होता है द्रव्यमान, सॉरी, घनत्व क्या होता है सर, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात बताओगे मुझे, बिल्कुल छोटी सी बात। जब आप ऊपर से आ रहे हो, वापस से देखते हैं तीनों को, 3D 4D 5D, वापस से देखते हैं एक बार तीनों को, ठीक है। हाँ सर, वापस से देखते हैं। द्रव्यमान में तो वृद्धि हो ही रही है, ये तो आपको समझ आ ही रहा है कि द्रव्यमान के अंदर तो वृद्धि हो ही रही है, द्रव्यमान तो बढ़ ही रहा है। एक छोटी सी बात कह देता हूं, आयतन का उतना फर्क नहीं पड़ता है। जब अपन घनत्व के बारे में सोचते हैं ना, तो हम द्रव्यमान के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ रहा होगा, आयतन का उतना फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में आते हैं, ध्यान से देखना, जब हम 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, आकार भी बढ़ता है,
वो एक अलग बात है, बट आकार का मैंने कहा ना चर्चा नहीं करनी है, आयतन की चर्चा नहीं करनी है। जो आपका घनत्व है मोटे मोटे तौर पर द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, आपको तो फैक्ट याद रखना है लास्ट में। तो लास्ट में एकदम फैक्ट पे आ जाओगे, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, द्रव्यमान तो बढ़ ही रहा है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा। तो 3D का घनत्व ज्यादा होता है किससे, हाँ 3D का घनत्व कम होता है किससे, 4D से। घनत्व ऐसे बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, अब आप ये सोचो 4D से 5D पर जाने पर क्या होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचो कि यहां क्या होना चाहिए, सोचो। सोचो बेटा क्या होना चाहिए, अगर आप ये सोचते हो कि सर बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, द्रव्यमान बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। मैं तुम्हारी और हेल्प करता हूं, मैं बस इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूं कि ज्यादा बढ़ेगा। अब ज्यादा क्यों बढ़ेगा उस पर आते हैं। ज्यादा इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि सोने पे सुहागा टाइप की चीज हो गई, यहां पे कैसे देखना, द्रव्यमान तो बढ़ ही रहा था, आयतन ऊपर से नीचे आने पे हल्का सा बढ़ रहा था, बट द्रव्यमान ज्यादा बढ़ रहा था, तो घनत्व के मान में वृद्धि हो रही थी। परंतु जब हम यहां से यहां तक आए, तो आयतन जो अपना इफेक्ट दिखा करके द्रव्यमान के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर रहा था, वो चीज भी बंद हो गई। मैंने कुछ बहुत बड़ी बात बोल दी, अगर तुम्हारे समझ में आ गई होगी तो तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि आयतन अगर बढ़ता है तो घनत्व कम होगा, और द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो घनत्व बढ़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि द्रव्यमान प्रभावी है, जैसे द्रव्यमान यहां से यहां तक आने पे द्रव्यमान अगर 10 से बढ़ता है, तो यहां से यहां जाने पर आयतन जो है वो 5 से बढ़ता है, तो नेट इफेक्ट क्या आया, ये 10 से बढ़ा, ये 5 से बढ़ा। इसने आयतन घनत्व को कम किया, इसने घनत्व को बढ़ाया, पर ये थोड़ा ज्यादा था, ये 10 था, ये 5 था, तो इसका प्रभाव ज्यादा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा था इससे 5। परंतु जब आप 4D से 5D पे गए, तो आकार तो सेम हो गया। तो मान लो द्रव्यमान 10 से बढ़ा, तो आकार उतना का उतना ही रहा। तो आकार ने द्रव्यमान की बढ़ोतरी को का प्रतिकार नहीं किया, एक तरह से आयतन ने अपना रोल दिखाना बंद कर दिया यहां से यहां तक। तो द्रव्यमान पूरी तरह से अपनी फुल स्ट्रेंथ पे अपना काम दिखा पाया, अपना प्रभाव दिखा पाया, और द्रव्यमान यहां से यहां तक बढ़ा और आयतन घटा नहीं या आयतन बढ़ा नहीं, आयतन में चेंज ही नहीं आया, तो द्रव्यमान पूरी तरह से प्रभावी होकर के उसने घनत्व को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो समझ आएगा। आकार लगभग समान है, देखो जैसे मान लो यहां से यहां तक द्रव्यमान बढ़ गया 20 से और आयतन बढ़ गया 10 से, तो नेट इफेक्ट कितना आया, 10 का ही तो आया घनत्व के ऊपर। पर अगले केस में द्रव्यमान बढ़ा 20 से, आयतन में कोई अंतर हुआ ही नहीं, आयतन उतना का उतना ही रहा। तो अंतर द्रव्यमान कितने पावर से घनत्व को बढ़ा पाया, 20 की पावर से बढ़ा पाया। आई होप मैं आपको बता पा रहा हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेटा कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े बहुत लॉजिक्स होते हैं, उसको ध्यान रखना होता है, बस और कुछ नहीं है। ईमानदारी से पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। ये रहा, मैंने सिंपल आपको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख के दे दिया, आपको ये याद करके जाना है एग्जाम में कि घनत्व लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है। चलो इस वाली स्लाइड को आराम से देख लो और हैशटैग मक्खन लिख दो।
चलो बेटा ठीक है, शानदार शानदार शानदार। अब जो पढ़ने वाले हो बड़ा आसान है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें होंगी बहुत सारी। देखो, ये एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तीन चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। इट ऑल अबाउट 60% कंसेप्ट, 40% चीजों को याद रखना। आपको कुछ कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, जेफ बढ़ता है, हाँ जेफ कम होता है, परीक्षण प्रभाव बढ़ता है, एफ का परीक्षण प्रभाव दुर्बल है, फलाना ढिमका जो भी। तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स को दिमाग में रखना होता है, कंसेप्ट्स को, और उसके बाद में 40% चीजें ऐसी होती है जिन्हें रटना ही पड़ता है। तो एक हैबिट होनी चाहिए आपकी कि आज मेरे को सर ने डीएनए ब्लॉक पढ़ा दिया या इनऑर्गेनिक का सर कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मैंने अपने आईपैड के अंदर या मैंने अपने लैपटॉप के अंदर या मैंने अपने मोबाइल के अंदर या मैंने अपनी कॉपी के अंदर उन सभी चीज़ों को सिस्टमेटिकली लिख लिया। उसके बाद सर्दी का समय चल रहा है, धूप में जाओ, धूप में जाकर के बैठो और सुबह सुबह बैठ के उसको याद किया करो ऐसे कि हाँ यार ये चीज़ बताई थी, अच्छा अच्छा सर ने ये बताया था कि हाँ यार 3D से 4D में घनत्व जो है वो बढ़ता है, फिर 4D से 5D में घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा ठीक है, ये पहले वाले में शक्ति वक्रमण फैको से मैं याद कर लूंगा, इसके बाद इसके अंदर क्रोमियम में एक्सेप्शन है, ठीक है, फिर सेकंड वाली श्रेणी में कौन किस किस के अंदर एक्सेप्शन है, थर्ड वाली में किस किस पे एक्सेप्शन है, ऐसे इसको याद किया करो। फिर नीचे आ गए, फिर नीचे आकर के खाली पेपर लिया, खाली पेपर लेकर के जो कुछ भी सर ने बताया था, जो कुछ भी मैंने ठीक से याद किया है, उसको बिना देखे लिखना शुरू करो। एक्चुअली मेरा बच्चा बताऊं गलती क्या करता है, मेरा बच्चा क्या करता है, पढ़ता है 5%, याद करता है 2% और अपने बोर्ड के सवालों को देखता है 80-85%। क्या तुम भी यही कर रहे हो कि चीजों को याद तो कर रहे हो, चीजों को याद तो कर रहे हो, चीजों को याद तो कर रहे हो 5 या 10%, सवाल देख रहे हो खूब सारे, अरे मैं तो ग्रंथशाला के सवाल भी देख रहा हूं, मैं तो एनसीईआरटी के सवाल भी देख रहा हूं, मैं तो अपनी बोर्ड जो बोर्ड है उसके सैंपल पेपर्स भी देख रहा हूं, यार मैं तो ये भी देख रहा हूं, यार मैं तो वो भी देख रहा हूं, मैं उस फलाना टीचर के यूट्यूब के वीडियोस भी देख रहा हूं, ये उम्मीद में देख रहा हूं कि यार ये जो क्वेश्चन करा रहा है ये मेरे से होगा कि नहीं होगा। दिस इज नॉट द प्रोसेस। मुझे अगर गाड़ी चलानी सीखनी है तो मुझे एक खाली रोड के ऊपर पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं हाईवे पे जाके खड़ा हो जाऊं और ये देखूं कि यार इतने तेज ट्रक जा रहे हैं, मेरे को तो ऐसी गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। ये चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। आपको एक बिल्कुल प्रिसाइज अप्रोच को फॉलो करना है और ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छे से याद कर लो, एक एक चीज जो बता रहा हूं उसके बाद सवाल करवाऊंगा तो ऐसे बनेंगे। प्लीज बेटा प्लीज, डोंट टेक इट लाइटली। ऑक्सीकरण संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्याओं का मतलब ये होता है कि कौन कौन से, जब वो रिएक्शन करेगा तो वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, कौन कौन से चार्ज को शो करेगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। जैसे अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो ये Mn+2+3+4+5+6+7 सब कुछ शो कर सकता है। ये इतनी सारी वैरायटी आपको इसके अंदर मिल सकती है। अब ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, अब इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो हमको याद रखनी है, अच्छे से लिख करके दिए, सुनो। इसमें ऐसे कौन से दो तत्व हैं जो केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यह आपके बोर्ड का सवाल बन सकता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड का सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन से दो परमाणु ऐसे हैं जो केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आप कहोगे सर स्कैंडियम +3 प्रदर्शित कर रहा है और जिंक जो है वो +2 कर रहा है। तो यहाँ पे पहली बात लिखा हुआ है कि जिंक और स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब जिंक और स्कैंडियम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसमें है, कमेंट करके बताना। सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें आ रही है, सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें आ रही है।
बस बेटा, सही बोला आपने। मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम लोगों का दिमाग खुले, पढ़ाई की अप्रोच तुम्हारी ओपन हो जाए। बिल्कुल सही है बेटा। मैग्नीज मल्टीपल ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, देखो यहाँ पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अब शून्य और माइनस कैसे होती है सुनना। निकिल कोबाल्ट के सामने शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, शून्य। और मैग्नीज जो है वो आपके, सॉरी कार्बोनिल, मैग्नीज कार्बोनिल के सामने -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि मैग्नीज -1 कब प्रदर्शित करता है। तो -1 प्रदर्शित करता है इनके और इनके साथ। और 0 कब करता है, 0 इसके साथ करता है। छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं। अब मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा जिन बातों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, और यकीन मानना कि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जेई के अंदर भी पूछे गए हैं। तो ये तो बोर्ड का एक खुद्दू सा एग्जाम है, जेई के अंदर भी सवाल इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ सिखाने जा रहा हूँ, बट इस उम्मीद के साथ कि तुम मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनोगे। ठीक है, चलो। ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। इस पर चर्चा करते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कैसे देखा जाता है। चलो, लेट्स हैव अ लुक कि ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व हम कैसे देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से उनको सुनना। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ऊपर से नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, अब ये तो एक कंसेप्ट हो गया। सर इस पे एक बढ़िया सा सवाल बताओ ना, कि बढ़िया सा सवाल कैसा है। एक बात बताओ, क्रोमियम ऑक्साइड और टंगस्टन ऑक्साइड दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है, ये इस पर सवाल बनता है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा हमें, हम कैसे बताएंगे। देखो, क्रोमियम और टंगस्टन, एक बार पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। क्रोमियम कहां पे और टंगस्टन कहां पे, ढूंढो इनको। सर क्रोमियम ये रहा, टंगस्टन ये रहा। ठीक है, मतलब क्रोमियम है, फिर मॉलिबिंडम है, फिर टंगस्टन है। क्रोमियम है, फिर मॉलिबिंडम है, फिर टंगस्टन है। क्रोमियम है, मॉलिबिंडम है और फिर टंगस्टन है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसके अंदर क्रोमियम की, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने वाला वीडियो मैंने नेट पे अपलोड कर रखा है, मेरा 11वीं क्लास वाला, तुमने देख रखा होगा। नहीं देखा है तो देख लेना, जरूरी चीज है ये अपने उप सहसंयोजी यौगिक में भी काम आएगा। सर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था x है, ऑक्सीजन की -2, तो -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया सर +6। वेरी गुड। इसमें x -6 इज इक्वल टू 0, तो सर x इज इक्वल टू हो गया +6। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, क्या लिखा मैंने, ऊपर से नीचे आने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो यहां पर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे +6 का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर +6 का स्थायित्व मेरे बच्चे अगर बढ़ रहा है, तो इस बात को ऑब्जर्व क्यों नहीं करते हो तुम लोग कि अगर ऊपर से नीचे आने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ रहा है, तो इसका उच्च ऑक्सीकरण वाला जो उत्पाद है या ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा स्थायी कौन है,
आपका टंगस्टन का ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बट इस पे सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है। अब समझ आ रहा है एग्जाम में सर सवाल कैसे पूछेंगे? बड़े परेशान रहते हो तुम लोग इस चीज से कि एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बढ़िया सवाल, बढ़िया कंसेप्ट और बताता हूँ। मुझसे पढ़ने के कुछ फायदे हैं। मुझसे पढ़ने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आपको वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो चीजें जेई मेन, नीट इनसे संबंधित है, जिससे आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई हिंदी बोर्ड, इनके सवाल आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे। और बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों को तो अपने सारे सवाल फुद्दू लगेंगे। वो तो कहेंगे सर हम कुछ भी नहीं पढ़ते ना, आपकी बात भी ढंग से सुन के चले जाते, तो एग्जाम में सारे सवाल बन जाते हैं हमसे, है ना। चलो ओके, एक ऑक्सीजन का -2 होता है बेटा। सामान्य ऑक्सीजन अवस्था एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 है ना तो -6 हो गया। और ऐसे इसको x मानते हैं, इसको -2 0 के बराबर करते हैं। देख लेना वीडियो, रेडॉक्स रिएक्शन बाय आशीष सिंह लेक्चर्स पहला वीडियो आएगा, या ऑक्सीकरण नंबर बाय आशीष सिंह लेक्चर ऐसा वीडियो आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट सुनो। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीजन और फ्लोरीन स्थायित्व प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। चलो थोड़ी सी केमिस्ट्री में अंदर चलते हैं। केमिस्ट्री में अंदर जाते हैं। किसी को भी बनने में दिक्कत नहीं होती। मैं आपको क्या बोलता हूँ, केमिस्ट्री में कोई भी चीज बन रही है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगी। उसको प्रॉब्लम होती है जब वो स्थायी नहीं होता। केमिस्ट्री में कोई भी चीज बनती है तो वो ये कोशिश करती है कि मैं स्थायी रहूं। अगर वो स्थायी है तो बन जाएगी, स्थायी नहीं हुई तो नहीं बन पाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे VCl5, अब यहां सवाल दे रहा हूं मैं आपको, साथ में सवाल बता रहा हूं कि सवाल कैसे पूछ सकता है। देखना बेटा, जैसे VCl5 है, तो VCl5 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे वेनेडियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, चेक कर लो। सर वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था X, Cl की होती है -1, 5 Cl है, मतलब ये हो गया -5 बराबर 0, तो X बराबर +5। तो वेनेडियम यहां पे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है। क्या VCl5 बनता है? तो बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि VCl5 नहीं बनता, नॉट एग्जिस्ट। सर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जाना आसान है, वहां पे टिके रहना मुश्किल है। क्लोरीन की इतनी औकात नहीं है कि वो वेनेडियम को उसको +5 ऑक्सीकरण अवस्था में रख सके। स्थायित्व तो देना पड़ेगा ना भाई। तो क्लोरीन में इतनी औकात नहीं है कि वो वेनेडियम को +5 में रख सके और उसको स्थायित्व दे सके। ये औकात फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास में है। तो VF5 बन जाता है, ये एग्जिस्ट करता है। हालांकि उतनी ही ऑक्सीकरण अवस्था है, चेक करें मेरे बच्चों, उतनी ही ऑक्सीकरण अवस्था है। V जो है x-5 बराबर 0, x इज इक्वल टू +5, उतनी ही ऑक्सीकरण अवस्था है, पर ये बन जाता है बड़े आराम से। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ इसका उत्पाद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये तो आपने सुना ही होगा। अरे ये तो बड़ा शानदार चीज है, ये तो कैटलिस्ट है बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है। तो ये जैसे इसकी ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकालेंगे, अगर वेनेडियम की तुमने x मान ली तो ये हो गया 2x, ऑक्सीजन की -2 तो -10 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर +5। ये देखो बन रहा है। तो ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता। क्यों? क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन करता है, ये करता है प्रदान। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल आ गया कि VCl5 अस्तित्व में नहीं आता, V2O5 आता है। क्यों? क्योंकि V2O5 के अंदर ऑक्सीकरण वेनेडियम की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को मजबूत बंद बना करके स्थायित्व प्रदान करता है। मजा आ गया सर, सच में मजा आ गया। हम लिख पाएंगे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी कुछ लिख पाओगे तुम, चिंता मत करो। और सवाल देखते हैं। इन दोनों में से भी ज्यादा बेहतर कौन है पता है? O है।
यहां ओ ज्यादा बेहतर स्थायित्व प्रदान करता है, यहां ओ ज्यादा बेहतर स्थायित्व प्रदान करता है, ज्यादा बेहतर स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि सोचा तुमने क्यों? सोचा तुमने? क्योंकि ये दो बॉन्ड बनाता है, क्योंकि यह दो बंध बनाता है, क्योंकि यह दो बंध बनाता है। चलो बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा बेहतर स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि ये दो बंध बनाता है। ठीक है, चलो इस कंसेप्ट पे सवाल कैसा, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? ठीक है, इस कंसेप्ट पे सवाल कैसा आता है देखना। सवाल आता है Mn2O7 एग्जिस्ट करता है, मतलब Mn2O7 बनता है, परंतु MnF7 नहीं बनता। क्यों? छोटे छोटे प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है, ये चीजें ग्रंथशाला में भी नहीं है, या मेरी क्या एक बहुत गंदी आदत है, और वो आदत मैं कभी सुधार नहीं पाऊंगा शायद, कि मैं हमेशा हर क्लास में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूं। जैसे इस बार मैंने ये पढ़ा दिया, अगले साल के सेशन में मैं इसके अलावा कुछ दो बातें और बता जाऊंगा, फिर दो और बता जाऊंगा, फिर दो और बता जाऊंगा। और ये मेरी नहीं, हर जेई एडवांस के टीचर की, हर जेई के टीचर की गंदी आदत होती है कि हर बार कुछ ना कुछ नया बताना, क्योंकि हर बार पेपर में कुछ ना कुछ नया पूछ लिया जाता है। तो ये थोड़ी सी अंदर की ना आग है, तो मैं कभी भी कुछ भी पढ़ा देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मजेदार चीज। तो ये लिख लेना बेटा, आप थोड़ा सा ना लिख लेना, ठीक है? चलो, इससे तो मैं खुद परेशान हूँ, मेरी टीम परेशान है कि सर हर साल आपके नोट्स नए बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, देखो यार, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अवस्था निकालो, Mn की x तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7। और यहां भी x फ्लोरीन का -1 -7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7। दोनों में +7 है, पर मैंने आपको एक बात बोली ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों स्थायित्व प्रदान करते हैं, पर दोनों में से बेहतर स्थायित्व कौन प्रदान करता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की औकात है मैग्नीशियम को, सॉरी मैग्नीज को +7 में रखने की, फ्लोरीन नहीं रख पाता, क्योंकि फ्लोरीन एक बंध बनाता है, और मैग्नीज के साथ में ऑक्सीजन क्या करता है? दो बंध बना लेता है। तो दो बंध बनाने से वो क्या करता है? उसको पकड़ के रखता है, और पकड़ के रखता है तो उसको उसकी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने देता है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा मस्त है बेटा। ये क्या करता है? ऑक्सीजन ऐसे दोनों मैग्नीज को पकड़ लेता है अपने पास, ऐसे देखो, ऐसे दोनों के साथ बंध बना लेता है, ऐसे दोनों को पकड़ लेता है। ठीक है, बाकी आप लगा लो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, लगा लो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, लगा लो, बस ये हो गया। तो दिस गाय इज वेरी स्टेबल, दिस गाय इज वेरी स्टेबल। ये बहुत स्टेबल चीज है बेटा, ये बहुत स्टेबल चीज है। ठीक है, इसलिए स्टेबल है। बढ़िया, तो सवाल ववाल आएगा तो बता दोगे? बता दोगे? ठीक है, डन।
ठीक है, अब आ जाओ वापस अपने कंसेप्ट पे, सब समझ में आएगा तुम्हें अब। ऑक्सीजन के साथ अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अरे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम समझ ही गए हैं कि ऑक्सीजन में इतनी शक्ति है कि वो सामने वाले की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकता है। देखो क्लियर है? तो बस यही बात है यार कि ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम ले जाएगा ये, ऑक्सीजन कर सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, इस पे आ जाओ। अब चेक कर लेना, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन अवस्था +6, इसमें +6, इसमें +7, इसमें +7, इसमें +5, इसमें +6, इसमें +4। ठीक है, एक बात और बता दी थी कि D0, D5 और D10 इनका स्थायित्व बाकी सबसे ज्यादा होता है। मेरा बच्चा इतना समझदार तो है, वो इस बात को समझता है कि सर अर्धभरित तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्थायी होता है बाकी सबसे, सर पूर्ण भरित बहुत ज्यादा स्थायी होता है, और जीरो है तो वो भी एक ज्यादा स्थायित्व की तरफ लेकर के जाएगा ही जाएगा। तो ठीक है, ये सबसे इन सबसे ज्यादा स्थायी ये है। ठीक है, एक सामान्य बात लिखवा करके छोड़ रहा हूं, इसको याद रख लेना कि जो मानक अपचयन विभव है ना, मानक अपचयन विभव अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होती है। सिंपल सी बात, मानक अपचयन विभव अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होती है। मानक अपचयन विभव अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? कम होती है। क्लियर है? हम्म, क्लियर है सर, क्लियर है। एसआरपी अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीकरण गुण जो है वो ज्यादा होगा, ये वाली कहानी। एक सवाल पूछूं तुम्हें? वैद्युत रासायनिक रासायनिक श्रेणी तुमने याद कर रखी है ना? ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। क्या कॉपर हाइड्रोजन से, क्या कॉपर H2 गैस निकाल सकता है क्या? क्या कॉपर H2 गैस निकाल सकता है क्या? मतलब कॉपर हाइड्रोजन से H+ से H2 बना सकता है क्या? सोचो और जवाब दो कमेंट सेक्शन में। मतलब ये हो सकता है क्या कि कॉपर सॉलिड से Cu2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए और वो H+ को मजबूर करे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस बनाने में? ये पॉसिबल है क्या? कमेंट करके बताओ मुझे, यस और नो में जवाब देना। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि कॉपर रिएक्ट कर ले HCl से और CuCl2 बन जाए और H2 गैस बाहर निकल जाए? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज नॉट पॉसिबल। क्यों बेटा?
क्या तुम्हें पता है हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर के लिए एसआरपी का मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, रिएक्शन करता ही नहीं है एचसीएल से। मतलब हाइड्रोजन इसको इसकी जगह से हटा सकता है, जैसे इसके ऊपर भी आता है जिंक, तो जिंक इसको इसकी जगह से हटा सकता है, ये जिंक को नहीं हटा सकता, मतलब ये जिंक को नहीं हटा सकता, जिंक इसको हटा सकता है। जो ऊपर आता है वो नीचे वाले को हटा सकता है, सिंपल कहानी है। तो यहां पे कॉपर अपने से ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, इसलिए यह हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता है। तांबे के पात्र में एचसीएल डाल के छोड़ दोगे ना तो भी हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी। जिंक को अगर एचसीएल में डालोगे तो बाहर निकलेगी, क्योंकि जिंक ऊपर आता है। तो जो ऊपर आता है वो नीचे वाले को हटा सकता है। तो जिंक हाइड्रोजन को हटा सकता है, पर हाइड्रोजन कॉपर को हटा सकती है, पर कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। तो वो बात लिंक कर ली क्या तुमने? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे एसआरपी बढ़ता है, याद करो बेटा, पढ़ाया था। एसआरपी बढ़ता है तो रिएक्टिविटी कम होती है, देख लो कॉपर कितना कम रिएक्टिव है। यही बात बोल रहा था मैं। आई होप इट्स क्लियर बेटा। छोटी छोटी बातें ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं तुम्हारे लिए, छोटी छोटी बातें ढूंढ के लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए। तो मैं एक छोटी सी बात लिखूं यहाँ पे, जो आपकी कॉपर का खानदान है ना, पूरा ये पूरा कॉपर का खानदान है। इस पूरे खानदान में एक रिएक्शन होती है कि जैसे आपका ये खानदान का आपने मेटल ले लिया, इसमें कोई भी मेटल आपने ले लिया, ये HCl से क्रिया करेंगे, HCl से क्रिया करके खुद तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब खुद का ऑक्सीकरण करवा लेंगे, और H+ का अपचयन करवा करके उसको H2 गैस बना देंगे। 3D श्रेणी के अंदर मेरे बच्चों सब ये रिएक्शन देते हैं। 3D श्रेणी में सब ये रिएक्शन देते हैं, सब ये रिएक्शन देते हैं, बस एक को छोड़ करके, कॉपर को छोड़ करके। कॉपर नहीं देता। कोई बताया ना मैंने रीजन आपको? आप कॉपर में एसिड अगर डाइल्यूट HCl डालोगे तो डाइल्यूट से भी रिएक्शन नहीं करता करता ही नहीं है वो, नो रिएक्शन। ऐसे तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी, क्योंकि सर इसका कारण पूछ लें तो, क्योंकि कारण लिखना भी तो आना चाहिए। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है। मस्त। शानदार। यस सर, शानदार। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, डायरेक्ट सवाल कैसे पूछते हैं, एग्जाम में कैसे पूछेंगे, एक एक चीज मैं कवर करता हुआ चल रहा हूँ, एक एक बात आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ये सारी बातें आप याद भी रख लोगे ना तो पेपर इनमें से किसी एक में आएगा, इनमें से किसी एक में आ जाएगा पेपर, कोई टेंशन की बात नहीं। बट याद कर लो यार, बेटर रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसके अंदर मिश्र धातु, सिंपल थ्योरी है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? बहुत सारी धातुओं को मिश्र करना है, मिश्रित करना है। बहुत सारी धातुओं को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है सर, उससे क्या होगा? हम अजीब प्रकार की, कभी कभी हम धातुओं को मिक्स करते 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 क्या करते हैं, कुछ शानदार बना लेते हैं। और अलॉय में बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूं तो बच्चों को एक बात बताता हूं कि अलॉय का सबसे बड़ा गुण ये होता है, मिश्र धातु का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इनका प्रतिरोध
तापमान पे निर्भर नहीं करता। तो अगर मिश्र धातु का आप कुछ बना रहे हो, जैसे इस मिश्र धातु का आपने कुछ भी बर्तन बना दिया मान लो, तो कितना ही गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसके प्रतिरोध को चेंज नहीं कर सकते। बाकी धातु का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है तापमान के साथ। फिजिक्स में थर्ड चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। अर्धचालक का कम हो जाता है। मिश्र धातु के साथ क्या था सर, उसका प्रतिरोध फिक्स रहता है। तो मिश्र धातुओं में कुछ नहीं करते हैं, दो धातुओं को लेते हैं, मिक्स करके बना देते हैं। अब दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई धातु ज्यादा होगी कोई धातु कम होगी। जब वो मिक्स हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही मिक्स हो जाएंगे जैसे पानी में अपन शक्कर घोलते हैं। तो पानी में जब शक्कर को घोला जाता है खट 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 खट, तो एक जैसा बन जाता है सब कुछ। अलॉय में भी वैसा ही होता है। मिश्र धातु में मेरे बच्चों ऐसा ही होता है। पढ़ो, मिश्र धातुओं में यदि एक धातु मरकरी है तो उसे अमलगम कहते हैं। मतलब किसी भी मिश्र धातु में आपने क्या किया, बहुत सारी मेटल्स को या बहुत सारे उनको मिलाया, आपस में बहुत सारी धातुओं को मिलाया। अगर उनमें से एक मरकरी हो, उनमें से अगर एक मरकरी हो तो उसे बबलगम कहते हैं, सॉरी बेटा अमलगम कहते हैं। आयरन प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाते हैं। देखो, बबलगम बनाने के लिए, सॉरी बेटा अमलगम बनाने के लिए एक चीज जरूरी है कि एक परमाणु और दूसरे परमाणु का आकार लगभग लगभग बराबर हो। ऐसा क्यों सर, मिक्स करना है ना, तो मिक्स करते वक्त तो एक जैसे होने चाहिए साथ 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 साथ। तो यहां पर जो आपका ए और बी है लगभग उनका आकार समान होगा, तो उनको मिक्स करेंगे तो उनसे, अगर इनमें से एक मरकरी है तो बबलगम बन जाएगा, सॉरी बेटा अमलगम बन जाएगा, राइट। आयरन और प्लेटिनम का जो आकार है वो आपके मरकरी के आकार से काफी अलग है, तो ये बबलगम, सॉरी बेटा अमलगम नहीं बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद एग्जाम में अगर एक नंबर का सवाल आ जाए, तो एक नंबर का सवाल आने में बहुत सारी चीजें पूछ सकता है वो। भाई देखो चीजें हैं, 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया तो क्या करोगे, याद करके जाना पड़ेगा कि ब्रास पीतल क्या होता है। कॉपर और जिंक को, कॉपर और जिंक जो मिश्र धातु है उसे अपन ब्रास पीतल कहते हैं। ब्रॉन्ज कांसा क्या होता है, कॉपर और टिन होता है इसके अंदर। गन मेटल, गन मेटल क्या चीज है, गन मेटल में कॉपर जिंक और टिन है। गन मेटल में कॉपर जिंक और टिन है, कॉपर जिंक और टिन है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल है। कॉपर जिंक और निकेल है। सबसे मस्त बात बताऊं क्या है, वाई जर्मन सिल्वर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर में सिल्वर के अलावा सब कुछ है, देखो कॉपर है जिंक है निकल है, बट इसमें सिल्वर नहीं है। तो मेरे हिसाब से सवाल के पॉइंट ऑफ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ यहां तक का याद कर लोगे। आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, बट चीजों को पे फोकस करो।
आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे उत्प्रेरकीय गुण, समझने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे बिहार बोर्ड के मेरे बच्चे हैं उन्हें तो कहानी पता है, बट जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या दूसरे बोर्ड के जिनके ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो नहीं है, न्यू एनसीईआरटी है, उनको एक बात समझनी पड़ेगी। वैसे मैंने 4th चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो आपका मेटल है, धातु है, मेटल या धातु क्या करती है, अपने ऊपर अभिकारकों को चिपकाती है, जिसको बोलते हैं अधिशोषण करना। चिपका करके वो उनको रिएक्शन करने के लिए मजबूर करती है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर आपको हाइड्रोजन जोड़नी है ना, तो ये बहुत विकट प्रकार की अभिक्रिया है, बहुत ही विकट प्रकार की अभिक्रिया है। इतनी आसानी से होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बंध को तोड़ने के लिए लगभग 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा सर, हाँ बेटा, तो इतनी एनर्जी तो हम दे नहीं सकते। अब इतनी एनर्जी हम नहीं दे सकते तो हम क्या करते हैं, इस H और H को निकिल पैलेडियम प्लेटिनम की सरफेस पे चिपका देते हैं। जब निकिल पैलेडियम प्लेटिनम के सरफेस पे जाकर के ये चिपकते हैं, तो जैसे ही निकिल पैलेडियम प्लेटिनम की सरफेस पे जाकर चिपकते हैं, इनके बीच का आकर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है और ये 600 किलो जूल पर मोल में ही रिएक्शन कर लेते हैं। ये बात तो मैंने आपको 4th चैप्टर में भी एक्सप्लेन की थी। सर आगे बताओ, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम क्या है? सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत अच्छे उत्प्रेरक बनते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण ये अलग अलग अभिकारकों को अपने ऊपर चिपकाते हैं, उनकी रिएक्शन करवाते हैं, फिर उनको फ्री कर देते हैं। पढ़ो आप सारे पॉइंट्स। अधिकांश उत्प्रेरक संक्रमण तत्व या उनके यौगिक होते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे उत्प्रेरकों के नाम लिखे हुए हैं, इन सब में आपको डी ब्लॉक के सदस्य मिलेंगे। अब ये थोड़ा सा याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण में, मतलब डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जब हम जोड़ते हैं तो कौन से उत्प्रेरक काम में आते हैं? निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। HNO के 3 के निर्माण की जो ऑसवर्ल्ड विधि है उसमें कौन से उत्प्रेरक काम में आते हैं? प्लेटिनम। Cl2 के निर्माण की जो डेकन विधि है उसमें कौन से उत्प्रेरक आते हैं? CuCl2। बहुलकीकरण कराते हैं अपन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, TiCl4Alr3। आर का मतलब है कोई कार्बनिक यौगिक। ये जो कैटलिस्ट है ये कहलाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अमोनिया के निर्माण की जो हैबर विधि है वो, उसके बाद एडम उत्प्रेरक। एडम उत्प्रेरक आपका ये वाला। तो ये सारे उत्प्रेरक आपको पता होने चाहिए। सर ऐसा क्या है कि ये तत्व जो है वो अभिक्रिया करते हैं, मतलब क्यों ऐसा होता है कि ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं? तो सिंपल लाइन में आंसर लिखना है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा करके अच्छे माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। इस रीजन से ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। बिहार बोर्ड वाले बच्चे और अच्छे समझ रहे होंगे कि ये माध्यमिक यौगिक का मतलब ये होता है कि पहले उत्प्रेरक अपनी सतह पे चिपकाता है। जैसे इसने H और H को अपनी सतह पे चिपका लिया, इससे जो बना है वो है माध्यमिक यौगिक। जैसे A और B आपस में अभिक्रिया कर रहे थे, कर नहीं रहे थे, नाटक कर रहे थे, तो A को C ने अपने ऊपर चिपका लिया। उसके बाद C ने B को कहा कि आ जाओ अभिक्रिया कर लो, फिर B आकर के अभिक्रिया करके गया। मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं। CH2 और H2 आपस में अभिक्रिया कर नहीं रहे थे, मना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नाटक कर रहा था कि मेरे को ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो निकिल पैलेडियम प्लेटिनम ने क्या किया? हाइड्रोजन को अपने ऊपर चिपका लिया। तो ये था ए, ये था बी, और कैटलिस्ट कौन बन गया इसके अंदर? निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। अब ए के ऊपर, सी के ऊपर ए आकर के चिपक गया। अब जब इसके ऊपर से अपन एथीन गैस को पास करेंगे तो अब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे। अब इस AC के साथ जहां पे उत्प्रेरक चिपका हुआ है, अब आपका बी क्रिया कर लेगा और बी क्रिया करके उत्पाद बना लेगा। तो कैटलिस्ट तो जैसा था बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर निकल गया, पर उसने रिएक्शन को होने में क्या कर दिया? हेल्प कर दिया। तो ये कहानी थी आपके उत्प्रेरक की, और ऐसे आपका उत्प्रेरकीय गुण जो है वो दिखाई देता है। बताओ बेटा कमेंट करके #मक्खन। एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ और आपसे पूछता हुआ चल रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट यस यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, बिकॉज ये सारी ही आपके काम की चीजें हैं। देख लो आराम से।
बताओ, क्लियर? चलो आगे बढ़े। ओके, अब हम देखेंगे एक छोटी सी कहानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा जो ऑक्साइड बन रहे हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व जो हैं, जो ऑक्साइड बनाते हैं, उन ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है या उभयधर्मी होती है? उभयधर्मी का मतलब है उनकी प्रकृति अम्ल जैसी भी हो सकती है और क्षार जैसी भी हो सकती है। सिंपल सिंपल सी बात है, अम्लीय व्यवहार तत्व की विद्युत ऋणात्मकता पर डिपेंड करता है। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे अपन HCl की बात करें तो HCl में हमारा जो Cl है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए Cl पार्शियल नेगेटिव है और जो हमारा हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल सर। आगे बात देखें, ये H प्लस बन के निकलेगा तो अम्लीय व्यवहार दिखाएगा। इसका H प्लस बन के निकलना इस बात पर डिपेंड करता है कि H की तरफ कितना पार्शियल पॉजिटिव है और Cl की तरफ कितना पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि तभी तो ये निकल पाएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव मतलब ये प्लस माइनस होना किस बात पर डिपेंड करता है कि Cl कितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, क्योंकि Cl जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा यहां बीच के इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही तेजी से अपने पास खींचेगा और खुद बन जाएगा माइनस, H को बना देगा प्लस और वो निकल पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप इस बात को समझना कि आपका जो तत्व है जितना अच्छा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना बेहतर एसिड वो बन पाएगा। ठीक है, एक और बात, जितना आपके तत्व के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, सुनना, सोडियम है तो सोडियम के पास +1 है, मैग्नीशियम के पास 2+ है, तो कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से खींच सकता है? सोचो, जैसे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको कौन अपनी तरफ अच्छे से खींच सकता है, ये या ये? दिमाग में सोचो। सर सोडियम पे तो +1 है, इस पे +2 है, इसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है सर, इसके पास सर 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, सर इसके पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अपने पास खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अपने पास खींचेगा तो H को ज्यादा प्लस बनाएगा, तो H ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाएगा, H ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाएगा। डेफिनेट सी बात है सर, इसमें तो कोई मजे वाली बात नहीं, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको अच्छे से। तत्व की विद्युत ऋणात्मकता के समानुपाती होता है अम्लीय व्यवहार और तत्व की ऑक्सीकरण संख्या के भी समानुपाती होता है अम्लीय व्यवहार। जितनी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी अम्लीय व्यवहार भी मेरे बच्चों उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती, हाँ सर, ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती, ठीक है। तो जिसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज हुआ वो कम अम्लीय होगा, जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, जिसके पास बीच का पॉजिटिव चार्ज होगा वो अम्लीय भी होगा क्षारीय भी होगा। बिल्कुल सही है, यही तो लिखा है। अगर पॉजिटिव चार्ज कम है, जैसे ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ पे इन तीनों की ऑक्सीडेशन संख्या निकालोगे तो +2 आ रही है, तो ये क्या है, क्षारीय है। उभयधर्मी, सर अगर +4 हुआ तो उभयधर्मी होगा बीच का, और +5 +6 +7 हुआ तो सर क्षारीय होगा, सॉरी अम्लीय होगा, जैसे कि CrO3 Mn2O7। कितनी बढ़िया शानदार बात है। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अम्लीय प्रभाव बढ़ता जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कम है तो क्षारीय, बीच की है तो उभयधर्मी, ज्यादा है तो अम्लीय। लॉजिकल बात है। तो ऐसे एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, इसकी प्रकृति अम्लीय है क्या, इसकी प्रकृति क्षारीय है क्या, बता सकते हो आप। ठीक है, इसमें कोई अपवाद है क्या? बिल्कुल है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है सर? जिंक की x, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। +2 के हिसाब से सर ऑक्सीकरण संख्या तो कम है, कम के हिसाब से उसको क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, पर ऐसा देखा गया है कि ये उभयधर्मी होता है, तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इसको क्षारीय होना चाहिए था पर ये उभयधर्मी है। अपवाद है बच्चा, अपवाद है। सर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की ऑक्सीकरण अवस्था मैंने आपको निकालना सिखाया था, इसके x मान लो तो 2x, ऑक्सीजन की -2 तो -10 = 0, तो x बराबर आ गया +5। ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है तो अम्लीय होना चाहिए इनकी तरह, पर सॉरी टू से बट ये भी आपका जो है उभयधर्मी है, तो ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है, उभयधर्मी है।
ऐसा बेटा, क्लियर? तो इस पॉइंट पे भी नजर कर लो। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ी बहुत चीजें और हैं, उनको भी डिस्कस कर ही लेते हैं लगे हाथ। गलनांक वाला एक स्पेशल पॉइंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक गलनांक वाला पॉइंट बताता हूं। ध्यान से सुनना, काम की बात बताऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक का मतलब होता है ठोस अवस्था से लेकर के जाना द्रव अवस्था में। गलनांक का मतलब क्या होता है? ठोस अवस्था से लेकर के जाना द्रव अवस्था में, इसको गलनांक बोलते हैं। गलनांक का मतलब होता है ठोस अवस्था से लेकर के जाना द्रव अवस्था में। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, धातु और धातुओं के बीच में जो बंध होता है उसे धात्विक बंध बोलते हैं। ये कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे आयरन, लोहे को देखा है आपने? सर लोहे के अंदर तो केवल लोहे के परमाणु होंगे, Fe, 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 खूब सारे Fe, खूब सारे Fe। एक लोहे के परमाणु को दूसरे लोहे के परमाणु से ऐसी क्या मोहब्बत है, ऐसा क्या प्यार है कि ये साथ रह रहे? कभी सोचा आपने? सोचा आपने कि Fe को ऐसे दूसरे Fe से इस प्रकार की मोहब्बत क्यों है, इतना प्रेम क्यों है उसको उससे? सोचते हैं। एक्चुअल में Fe के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो उसने फ्री कर दिए। जाओ घूम लो अपनी जिंदगी, और 2+ बना दिया। इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, 2+ बन गया। इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, 2+ बन गया। इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, 2+ बन गया। इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, 2+ बन गया। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, 2+ बन गया। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, 2+ बन गया। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, 2+ बन गया। इन इलेक्ट्रॉनों को ये परमिशन नहीं है कि तुम Fe को छोड़ करके जा सकते हो। ना 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 ना, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, परंतु घूमने देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, फिजिक्स में करंट में यही करंट का रीजन बनते हैं। ठीक है, यही करंट का रीजन बनते हैं। यही करंट का रीजन बनते हैं। यही करंट का क्या बनते हैं? रीजन बनते हैं। अब सुनना बात को ध्यान से। ये सब इलेक्ट्रॉन एक समंदर बनाते हैं, और उस समंदर में कौन पड़े हुए हैं? धनायन पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, पर अंदर बढ़िया से घूम सकते हैं, अंदर बढ़िया से घूम सकते हैं। तो मजे की बात यह, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के समंदर में धनायन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनों के समंदर में धनायन, और इसको कहते हैं धात्विक बंध। तो धात्विक बंध के लिए आवश्यक है, धात्विक बंध के लिए आवश्यक है कि आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहें। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन अच्छे से बंध बनाए, ये चीज आवश्यक होती है। ठीक है सर, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं देख पा रहा हूं, ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी, मोटे मोटे
पॉइंट्स को चेक करते हैं, फालतू पॉइंट नहीं देखेंगे। ये 3D श्रेणी के लिए लिखा हुआ है, ये 4D के लिए, ये 5D के लिए। आप मेन बात को पकड़ो। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, गलनांक धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहली चीज तो अपन को ये याद रखनी है। मैग्नीज के लिए और इन भाई साहब के लिए ये इतना कम क्यों है, ये सोचने वाली बात है। मैग्नीज के लिए इतना कम क्यों है, ये एक्सेप्शनली अपवाद के रूप में इतना कम क्यों है मैग्नीज के लिए। तो सवाल आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5,4s2। ये अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ बेहद खुश है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अर्धभरित है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ये परमिशन नहीं देता है कि तुम जाओ और भाई साहब जाकर के धात्विक बंध बनाओ, ये वो परमिशन नहीं देता। मैग्नीज जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को ये परमिशन नहीं देता है कि तुम जाओ बेटा और धात्विक बंध बनाओ, ये उस टाइप की परमिशन नहीं देता है, मना कर देता है साफ साफ, नहीं दूंगा। धात्विक बंध कमजोर बनेगा, मजबूती नहीं आएगी। मजबूती नहीं आएगी तो इनको पिघालना जो है, मतलब अगर धात्विक बंध नहीं है, समझना, तो मजबूती नहीं है। मजबूती नहीं है तो अलग करना आसान है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो एक सवाल तो ये आता है कि मैग्नीज का गलनांक कम क्यों है, इन भाई साहब का गलनांक कम क्यों है। दूसरा याद रखना कि सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, सबसे ज्यादा गलनांक इस डब्ल्यू का है, टंगस्टन का है। ये भी सवाल यहां से बड़ा फेमस बन जाता है कि सबसे ज्यादा गलनांक किन भाई साहब का है, सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का है। सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, टंगस्टन का है। ये वाली बात भी आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। कर लोगे याद, ठीक है साहब। हाँ, तो मोटे मोटे तौर पे काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। एक कलर वाली बात है वो भी रटनी पड़ती है थोड़ी सी, तो रंग कलर वाली बात भी देख लेते हैं कि रंग कौन कौन दिखाता है। चलो रंग वाली बात देखते हैं। मैंने रंग के लिए वो भेजा, नहीं भेजा, नहीं भेजा, एक सेकंड बेटा। एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी बेटा पूरी पढ़नी पड़ती है, बिना एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना। अच्छे से एग्जाम के पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी मेरे बच्चे को पढ़ के जानी है लाइन बाय लाइन। ऐसे लापरवाही नहीं करनी एनसीईआरटी में, ठीक है। और मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ा भी रहा हूं आपको। चलो देखते हैं। कलर का रीजन, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो कलर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मुक्त मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में आपको कलर मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो कलर मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस किसमें है, कलर मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कलर मिलने के चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। चलो साहब, आप तो एक ही पैरामीटर से जज किया करो, बहुत ज्यादा पैरामीटर से आपको जज करने की जरूरत है नहीं। आपको तो ये देखना है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
तो आपको कलर मिल जाएगा। मोटे मोटे तौर पे ऐसा ही होता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया, स्कैंडियम 3+ में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d 0 है, तो ये रंगहीन है। Ti 4+ में भी ऐसा ही है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये रंगहीन है। इन सब में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब के सब कलरफुल हैं। बेटा जेई मेन के हिसाब से और नीट के हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा बच्चा इन सारे कलर्स को याद करके जाए। पूछ लेते हैं सवाल, जैसे इसका कोबाल्ट का सवाल पूछ लिया, क्रोमियम का सवाल पूछ लिया था जेई मेन ने, पूछ लेते हैं सवाल। नॉट अ वेरी बिग थिंग, पूछ लेंगे आपसे, पता होना चाहिए आपको। तो सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन, सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कलर है। लास्ट में 3d10, 3d10 का मतलब हो गया कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। देख लो आप, 3d10 में डी में 5 डब्बे होते हैं, तो पांचों इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ पेयर हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, तो आपका Zn2+ कैसा हो गया? रंगहीन हो गया, कलरलेस हो गया। तो हाँ, वो लॉजिक तो काम कर रहा है जो लॉजिक आपको मैंने बताया है। ठीक, परफेक्ट है सर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे शानदार, सबसे आसान एफ ब्लॉक को। जिस बच्चे ने डी ब्लॉक को आराम से पढ़ा होगा, इत्मीनान से पढ़ा होगा, उस बच्चे को एफ ब्लॉक बेहद आसान लगता है, बेहद आसान लगता है। एफ ब्लॉक नाम की चीज बेहद आसान है अगर डी ब्लॉक पढ़ रखा है तो। इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? तो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2 f में जाता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, जैसे ये आपके पास दो ही श्रेणियां हैं, आवर्त और वर्ग, तो आपको पता ही है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, ए यार तुमसे यूं लब हुआ, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बाह्यतम कोश क्या है? 6s2, n का मान कितना है? 6। इससे कम क्या हुआ? n-1, 5, और उससे कम क्या हुआ? n-2। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? n-2 में जा रहा है। खत्म बात। तो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2 में जाता है। इसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपके लिए अपवाद ढूंढना बेहद आसान है। अब अगले 15 मिनट मुझे ध्यान से सुनना, मजा नहीं आ जाए तो बताना। इस पूरे में, इसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बेटा ये बेहद आसान है कि हम अपवाद ढूंढ लें। क्या तरीका है? अगर आपको डी में इलेक्ट्रॉन दिख जाए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वापस मेरी बात सुनो, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर तुम्हें डी में इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो अपवाद होता है। कैप्सूल आशीष सर का तगड़ा कैप्सूल, ASKT है ये, तगड़ा कैप्सूल। यदि इलेक्ट्रॉन आपको 5D में दिख जाए मतलब वो अपवाद होगा। ढूंढो बेटा कहां कहां पर है। 5D में इलेक्ट्रॉन है, यस सर। 5D में इलेक्ट्रॉन है, यस सर। 5D में इलेक्ट्रॉन है, यस सर। तो ये और ये अपवाद है, खत्म। बाकी सिंपल नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट, दूसरी वाली श्रेणी, इसको 5F श्रेणी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 5F में जा रहा है। तांगे पर उनसे नजरें पूरी मिली, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मोहब्बत नो लफड़ा। ये तुम्हारे जीवन में भी रहना चाहिए 3-4 महीने, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। मोहब्बत नो लफड़ा, बच के रहना भाई। चलो, तो ये पूरी कहानी है। सर इसमें भी ऐसा ही है क्या? अरे भैया इसमें भी ऐसा ही है। इसमें भयंकर अपवाद भी है, बताऊंगा। पर उससे पहले इसमें भी इलेक्ट्रॉन तुम्हें जहां डी में दिख जाए, जहां तुम्हें डी में दिख जाए वो अपवाद होगा। अच्छा, ढूंढते हैं। सर यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन है, अपवाद है। सर यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन है, अपवाद है। सर यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन है, अपवाद है। यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन अपवाद है। जहां जहां डी में इलेक्ट्रॉन है वो अपवाद है। थोरियम तगड़ा अपवाद है, भयंकर अपवाद है थोरियम, भयंकर अपवाद। थोरियम में 5F में इलेक्ट्रॉन होते हैं 0, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। थोरियम में, अच्छे से सुन लो बेटा,
थोरियम में 5f में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यार सर फिर तो ये f ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं हुआ, फिर इसको आप f ब्लॉक का एलिमेंट क्यों बोल रहे हो? जब थोरियम के अंदर 5f में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आप इसको अपवाद क्यों बोल रहे हो? ये तो आपका अपवाद होना ही नहीं चाहिए। हक ही नहीं है इसको तो अपवाद होने, इसको तो वो सॉरी एफ ब्लॉक का सदस्य होने का हक ही नहीं है बेटा। इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब ये थोरियम 3+ में जाता है तो 3+ में जाने पर 5f में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए इसको अपन एफ ब्लॉक का सदस्य मानते हैं। अच्छा वापस बताओ सर, थोरियम के अंदर मूल अवस्था में एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर जब ये +3 में जाता है तो इसके एफ में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अपन इसको अपवाद के रूप में लेते हैं। ये 3+ में आपके एफ में इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक, बस सिंपल है। इसमें अगर वही तगड़ा कैप्सूल अगर 6d में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो यह अपवाद होगा ही होगा। परमाणु आकार के बारे में तो क्या ही बोलूं, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि एफ इतना घटिया है ना, तुम जानते हो, पढ़ा चुका हूं तुमको, कि अगर इलेक्ट्रॉन एफ में जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एफ में जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको नाभिक से उसको बचाना था, पर जब एफ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एफ के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव महा घटिया होता है, तो हमारा नाभिक बैठ के हंसता है इलेक्ट्रॉन जा रहे एफ में, क्या ही उखाड़ लोगे मेरा, मैं इतनी पावर से खींचूंगा कि तुम्हारा एफ तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। तो आकार बस कम 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 होता जाता है। एक ही अपवाद है आपका, एक ही अपवाद है एसएम और ईयू, ये आपका एक अपवाद है। ईयू का जो है एक्सेप्शनली हाई हो जाता है थोड़ा सा। अब वो क्यों होता है, हालांकि उसके पीछे एक रीजन है। होता यह है कि ईयू के अंदर F7 होता है, अभी थोड़ा सा रद्दी सा रीजन है, सुन लो। ईयू के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में F7 होता है, मतलब F आधा भरा हुआ होता है। तो अगर F आधा भरा हुआ है तो आधे भरे हुए में बढ़िया से धात्विक बंध नहीं बन पाता, तो बढ़िया से धात्विक बंध नहीं बनता है तो इनकी धात्विक त्रिज्या ज्यादा हो जाती है। कैसे, सुनो। धात्विक बंध बनने का मतलब क्या है, दो परमाणु जब पास में आते हैं ना तो हम पता है त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताता हूं मैं आपको। जैसे दो परमाणु पास में आए, ऐसे पास में आए, तो हम क्या करते हैं, इनके नाभिक के बीच की दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं, इनके नाभिक के बीच की दूरी कितनी है, और इस नाभिक की जो बीच की दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। जितनी त्रिज्या ज्यादा हम बोलते हैं आकार भी उतना ज्यादा। डन डन। अगर नाभिकों के बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि आकार भी, मतलब इसका आधा कर देते हैं। दूरी अगर डी है ना तो डी का आधा कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ये दूरी डी है तो यहाँ पे इस डी का आधा होगा, अगर ये दूरी डी है तो इसका आधा हो जाएगा, तो त्रिज्या ज्यादा आ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, 4th चैप्टर में, इसको भी क्लास 11th में पढ़ाते हैं, 4th चैप्टर में। ऐसे, ठीक है। चलो, तो ईयू के अंदर क्या होता है, धात्विक बंध ठीक से नहीं बन पाता। सिंपल भाषा में बोलता हूं, ईयू में धात्विक बंध ठीक से नहीं बन पाता, तो परमाणु दूर दूर होते हैं। परमाणु दूर दूर होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा आता है, ज्यादा आता है तो आधा करते हैं तो वो वैल्यू ज्यादा आती है, आर ज्यादा आता है तो त्रिज्या ज्यादा होती है। सिंपल, ये रीजन है। ठीक है सर, परंतु 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 अगर अपन इन सब में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो फिर एफ कक्षक ही बाह्यतम कोश हो जाएगा। जैसे वहां नहीं था डी ब्लॉक के अंदर, याद करो। अरे यार, अरे यार, ऐसे क्या करते हो, तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हें लेके चलता हूँ, सब पढ़ाया हुआ है बेटा, इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूँ। इधर आओ, कुछ तुम्हें याद दिलाते हैं, चलो। यहाँ पे आ जाओ। इधर तो अपवाद थे, अंट शंट अपवाद थे, पर जैसे सब में से दो 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 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, सबका +2 +2 +2 +2 +2 +2 बनाया, तो डी कक्षक ही बाह्यतम कक्षक हो गया। फिर तो आकार घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, लास्ट में बस एक छोटा सा एक्सेप्शन आया था। ऐसे ही है,
बिल्कुल ऐसा ही मेरे बच्चे यहां होगा। आ जाओ यहां पे, सेम चीज यहां पे होगी, सेम चीज यहां पे होगी। अगर तुम La3+Ce3+Sm3+ इनको कंपेयर करोगे तो इनमें लोड नहीं है, इनमें सिंपल है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट, इनमें सिंपल है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेफ बढ़ेगा और आकार कम होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्योंकि आपने परिरक्षण प्रभाव वाली चीज को खत्म कर दिया, तो बस ऐसे कम होता जाएगा, सिंपल। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली कहानी हट जाएगी, ये वाली कहानी इसमें हट जाएगी, ऐसा है। तो जैसे डी ब्लॉक में था बेटा, वैसे ही बिल्कुल यहां पर है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ऑक्सीकरण अवस्था बता दो। उससे पहले एक बात बता देता हूं, अगर आकार घटता है ना तो क्षारीय गुण भी घटता है, ये बात ध्यान रखना। इसको एक आशीष सर का कैप्सूल बना के लिख लेना कहीं भी, इसको याद रखना। जैसे अपन La से Lu की तरफ जा रहे हैं तो आकार घट रहा है, क्योंकि इन सब में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 +3, और +3 का मैंने आपको बताया, आकार घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो आकार घटने से क्षारीय गुण भी घटता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका क्षारीय गुण इससे ज्यादा है क्या, तो आपको बताना है हाँ, और कारण है आकार। और क्षारीय गुण घटेगा तो मेरे बच्चे अम्लीय गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण घटेगा तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। डी ब्लॉक ठीक से पढ़ो, एफ ब्लॉक बहुत इजी है। ऑक्सीकरण अवस्था सुन लो, 2 पॉइंट है, सिंपल सिंपल से। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +3। ये सामान्य कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, +3। अगर F पूरी तरह से खाली हो, या F पूरी तरह से भरा हुआ हो, या F अर्धभरित हो, तो ये +2 भी दिखा सकते हैं, +4 भी दिखा सकते हैं। पर इनका स्थायी कौन सा होगा, +4 ही इनका ज्यादा स्थायी होगा। वापस से, अगर 4F 0 हो, और 4F 14 हो, और 4F 7 हो, ये 3 हो, तो ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं, ये +2 भी दिखा सकते हैं और +4 भी दिखा सकते हैं। अच्छा सर ऐसा, हाँ बेटा। अब मैं आपको कुछ 2 बातें बताऊंगा, ध्यान से उनको सुनना। ध्यान से उनको सुनना, मजा नहीं आ जाए तो बताना। देखो, मेरे बच्चे एक चीज में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। देखो बेटा, चीजें बहुत सारी हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट हम एक जगह पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और प्रोसेस करने का टाइम दिया गया था आपको, 3 दिन का समय मिला था पुरानी चीज को याद करने के लिए। अभी इस सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो डी ब्लॉक की मेहनत का नतीजा है। डी ब्लॉक में जो पढ़ाएगा तो सबको अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, मैं करता हूँ आपकी हेल्प। देखो, अगर एफ आपका खाली हो, रिक्त हो, या आपका एफ पूर्ण भरित हो, या आपका एफ अर्धभरित हो, तो ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं बेटा, +2 भी कर सकते हैं और +4 भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। Ce4+ ये प्रदर्शित क्यों कर रहा है, ये 4 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सर 4F 0 है, आपने कहा तो था। हाँ, YB2+ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 4F 14 है। तो अगर F, वापस से बोला हूं, अगर F पूरा खाली हो, अगर F पूरा भरा हुआ हो, या फिर F आधा भरा हुआ हो, तो ये +4 और +2 प्रदर्शित कर सकते हैं। परंतु ना +2 स्थायी है ज्यादा, ना +3 स्थायी, +4 स्थायी है। ये भी स्थायी नहीं है और ये भी स्थायी नहीं है, दोनों स्थायी नहीं है। तो सर स्थायी कौन सा है, स्थायी तो बेटा +3 है। अच्छा, मतलब सर ये भी +3 में जाने की कोशिश करेगा फिर तो, हाँ बेटा, ये भी +3 में जाने की कोशिश करेगा, हाँ बेटा। और उससे बहुत सारी चीजें होंगी, कौन कौन सी बताऊंगा अभी। पर एक बार मेरी बात को वापस से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, वापस से बताता हूं बेटा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। सामान्य और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था आपके एफ ब्लॉक के तत्व की +3 होती है। मतलब इनको अगर +3 में जाने का मन हो तो ये +3 में बढ़िया से जाते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है सर।
इनके लिए +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। +2 और +4 कब होगा? जब आपका F पूरी तरह से या तो खाली हो, या आपका F पूरी तरह से भरा हुआ हो, या फिर आपका F आधा भरा हुआ हो। तब ये +2 भी दिखा सकते हैं, +4 भी दिखा सकते हैं। पर ये जाएँगे +3 में ही, क्योंकि इनके लिए स्थायी तो +3 ही होता है। अच्छा सर, ठीक है। तो मतलब इसने 4+ इसलिए प्रदर्शित किया क्योंकि इसका F खाली था। हाँ, ये बात तो सर ने बताई थी। इसने 2+ क्यों प्रदर्शित किया? क्योंकि इसका F पूरा भरा हुआ था। ये बात भी सर ने बताई थी। पर इसको भी कैसे भी करके 3+ में जाना है। जाएगा वो? क्योंकि स्थायी तो वही है। इसको भी 3+ में जाना है। अब तरीके अलग-अलग होंगे। इसको अपना पॉजिटिव चार्ज कम करना है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। इसको अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, तो इलेक्ट्रॉन का दान करना पड़ेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके C3+ में चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का दान करके Y भी 3+ में चला जाएगा, बट जाना तो इनको 3+ में ही है। जाना तो इनको 3+ में ही है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब सर खुद का अपचयन करवा रहा है। हाँ सर, खुद का अपचयन करवा रहा है। वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। खुद का अपचयन करवा रहा है। खुद का अपचयन करवा रहा है, तो सामने वाले का क्या करवा रहा होगा सर? ऑक्सीकरण। तो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा रहा है। सामने वाले का क्या करवा रहा है? सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा रहा है। अच्छा ठीक है, सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा? ये एक अच्छा ऑक्सीकारक बन जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा? एक अच्छा ऑक्सीकारक बन जाएगा। ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। एक बहुत ही अच्छा शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। अब समझ में आया बेटा? सर ये तो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो लिखो सारे पॉइंट किसने मना किया है? ये इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो एग्जाम में सवाल आ जाए कि ये अच्छा ऑक्सीकारक है या अच्छा अपचायक है, तुम्हें पता है? कोई कारण पूछे तो भी बता सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का दान मतलब मैंने थर्ड चैप्टर में सिखा रखा है सब कुछ। इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है मतलब खुद का ऑक्सीकरण करवा रहा है। खुद का ऑक्सीकरण करवा रहा है मतलब सामने वाले का अपचयन करवा रहा है। सामने वाले का अपचयन करवा रहा है मतलब फिर तो ये एक अच्छा अपचायक हुआ। हाँ दोस्त, ये बहुत अच्छा अपचायक है। बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा अपचायक है। ठीक है, मतलब ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। ये एक बेहतरीन अपचायक बन सकता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। एक पॉइंट और देख लो, छोटा सा पॉइंट है। अगर F में इलेक्ट्रॉन 0 है या फिर पूरा भरा हुआ है, तो मैंने बताया था ना रंगहीन होगा। वही डी ब्लॉक वाली कहानी। अगर F में इलेक्ट्रॉन 1 से 14 है तो रंगीन होगा। सॉरी, 1 से 13 है तो रंगीन होगा। जैसे C4+, इसमें F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रंगहीन है। और Ce3+, F में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये रंगीन है। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि Ce4+ रंगहीन है, बताओ क्यों? और Ce3+ रंगीन है, बताओ क्यों? तो मेरा बच्चा तो इस चीज को बड़ी आसानी से बता देगा। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे करता है। कोई भी लेंथेनाइड कैसे रिएक्शन करता है? कोई भी लेंथेनाइड उठा के ले आओ, बस आपको रिएक्शन करवानी है। सल्फर से रिएक्शन कराएगा करेगा तो Ln2S3 बनाएगा। जैसे कोई भी लेंथेनाइड ले आओ यार, तुम्हारा मन करे जिसको ले आओ, चलो जाओ और कोई सा भी लेंथेनाइड उठा के ले आओ। कोई सा भी लेंथेनाइड उठा के ले आओ। जैसे मान लो तुम
सीरियम को उठा के लिया है, तो सीरियम रिएक्शन कैसे करेगा देखना, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। अगर सीरियम होता तो सीरियम ऐसे सल्फर से रिएक्शन करके ऐसे बना लेगा, सीरियम 2s3, लो हो गया। सीरियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता तो सीरियम ऐसे नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सीरियम n, ये लो। कार्बन से करके LnC2, मतलब कार्बन से रिएक्शन करता तो CeC2 बना लेता। ऑक्सीजन से करता तो Cu2O3 बना लेता। और ये पता है कैसे हो रही है रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवस्था +3 लेके बनाओ, तुम खुद भी कर लोगे। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था पता है कितनी होती है, 2, तो Ln की है 3, सल्फर की है 2, ये लो Ln2s3, बच्चों वाली बात। नाइट्रोजन की 3 होती है, तो Ln की भी 3, नाइट्रोजन की भी 3, सरल अनुपात 1:1, ये लो Ln3। Ln और कार्बन, इसमें कार्बाइड यूज होता है, तो कार्बाइड यूज होता है तो फिर उस हिसाब से Ln(C2) हो जाता है, इसमें ज्यादा ये वाला लॉजिक लगेगा नहीं, ठीक है। Ln2O3, सिंपल बात खत्म। HCl से कराओगे तो Ln +3 में है, ये -1 में है, 3 हो गए, ये +3 में है, ये -3 में है, खत्म। तो पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके क्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बनाएगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाएगा, सल्फर से सल्फाइड बनाएगा, सिंपल खत्म। इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि ये रिएक्शन टफ है, इन रिएक्शंस को तो मेरा बच्चा आराम से ऐसे ही कर लेता, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। एक छोटी सी बात और है, इनकी रिएक्शन क्षार मृदा धातुओं से मिलती है, क्षार मृदा धातुओं से मिलती है, क्योंकि इनकी और क्षार मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जा लगभग बराबर होती है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना। क्या किसी बच्चे को पता है यहाँ पे कि क्षार मृदा धातुएं कौन सा वर्ग होता है, क्षार मृदा धातुएं कौन सा वर्ग है, किस वर्ग की बात हो रही है? इनको इंग्लिश में एल्केलाई अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो कौन होते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल्स, कमेंट करके बताओ, कौन होते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल्स, कमेंट करके बताओ, कौन होते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल्स, पता है क्या तुम्हें? एल्केलाई अर्थ मेटल्स कौन होते हैं? ग्रुप 2 होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है साहब, ठीक है। तो इन सबसे मिलती है, क्यों मिलती है? आयनन ऊर्जा सेम होती है। लास्ट पॉइंट, एफ ब्लॉक का क्या क्या उपयोग है? एफ ब्लॉक में बहुत सारी मिश्र धातुएं बन सकती हैं, जैसे कि मिश मेटल। मिश मेटल क्या होता है? बंदूक की गोली बनाने के काम आता है, लाइटर बनाने के काम आता है। इसमें लेंथनाइड होते हैं 95%, आयरन होता है 4.9%, और इसमें 1% मात्रा होती है कार्बन, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की। लेंथनाइड का जो प्रयोग है, इसके जो ऑक्साइड्स हैं उनका प्रयोग पेट्रोलियम के भंजन में करता है। पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, उसके भंजन में करता है। भंजन मतलब भंजन, निस्तापन, ये सब अपन तत्वों के निष्कर्षण में पढ़ते हैं, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। इनके ऑक्साइड्स का प्रयोग टीवी स्क्रीन में भी होता है। टीवी स्क्रीन में कलर लाने के लिए, मैं टीवी स्क्रीन में बढ़िया बढ़िया कलर आते हैं ना, वो सब कलर्स के लिए हम इसको एज ए स्क्रीन जो है यूज करते हैं। ये था बेटा आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की मोटी मोटी कहानी। अब आपको मेरी बात थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। अब अगले सेशन से पहले आप सभी जो कुछ भी मैंने डी और एफ ब्लॉक में पढ़ाया है उस सब का रिवीजन करके आना, क्योंकि मैं भी अगली क्लास में पढ़ाने से पहले रिवीजन करवाऊंगा। 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर मैं तुम्हें फिर से रिवाइज कराऊंगा। बस एक शर्त है कि तुम भी अपने लेवल पर रिवाइज करके आओ। जो जो बातें बताई है मैंने वो सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। फिर हमें बस 2 टॉपिक पढ़ने, KMnO4, K2CR247, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर मुझे पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें थोड़ी कम समझ में आई होंगी, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर एक बार और पढ़ा दो ना प्लीज। पढ़ाऊंगा, मैं दिल से पढ़ाने वाला टीचर हूँ, टाइम पास करने वाला टीचर नहीं हूँ। वापस पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा, फिर से सेशन 3 में वापस बताऊंगा सब कुछ।
बट आने से पहले एक बार इसकी पीडीएफ को ओपन करके एक-एक पेज को देख कर के आना, क्योंकि मैं वापस से इन सभी पेजों को एक्सप्लेन करूँगा। और यकीन मानना, मेरा वो बच्चा जो एक बार अपने लेवल पे पढ़ के आएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। जो बस ऐसे ही आ जाएगा उठ के, फिर उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। है ना? नमस्कार बेटा।